6 बड़ी खबरें दिखाएंगे। इतना ही नहीं, बुलेटिन में मनोरंजन और खेल जगत से जुड़ी जानकारी देंगे और शेयर मार्केट के हाल भी बताएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बिहार की सबसे बड़ी खबरों के साथ। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर बड़ा तंज कसा है। उन्होंने सीएम के बयान पर तंज कसते हुए कहा है कि नीतीश कुमार को मैंने 2 बार मुख्यमंत्री बनवाया। नीतीश कुमार ने ब्रह्मांड को बनाया और संसार की उत्पत्ति 2005 के बाद हुई। तेजस्वी ने सीएम के उस बयान पर भी पलटवार किया जिसमें उन्होंने तेजस्वी से कहा था कि तुम्हारे पिता को मैंने सीएम बनाया। इस पर तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार से पहले ही मेरे पिता विधायक और सांसद बन चुके थे। आज भी नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी है। नीतीश कुमार जी का जो बयान सदन में था कि लालू जी को उन्होंने जो है मुख्यमंत्री बनाया, तो आप नीतीश जी की बात छोड़िए। नीतीश जी तो ब्रह्मांड को ही बनाए। संसार की उत्पत्ति तो 2005 के बाद से हुआ। लेकिन नीतीश कुमार जी को ये पता होना चाहिए कि नीतीश कुमार जी से पहले ही हमारे पिता 2 बार एमएलए और 1 बार एमपी पहले ही बन चुके थे। ये तो सच्चाई है। और नीतीश कुमार जी तो आज के हालात में भी केवल जो है तीसरी नंबर की पार्टी है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक बार फिर लालू परिवार पर हमला बोला। सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद ने बिहार को खटारा बनाया था, साथ ही तेजस्वी की उम्र को लेकर विवादित बयान दे दिया। इन्हें बिहार को खटारा बनाया है, नीतीश जी उसको समृद्ध बना रहे हैं। तेजस्वी ने बोला है कि हम 37 साल के हैं और नीतीश कुमार 75 साल के हैं। हम अरे तो आप सोच समझ के करेंगे। लालू जी का बेटा बाद में पैदा लिया तो उसका दोषी कौन हो सकता है? ये तो उनको अपने माता पिता से पूछना। और भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव हारने के बाद एक बार फिर से पवन सिंह विधानसभा चुनाव में अपना दम दिखाएंगे। बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर पवन सिंह ने कहा है कि आने वाला समय बताएगा कि किसके साथ विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। तो पवन सिंह ने यह साफ कर दिया है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे या किसी और पार्टी के साथ मिलकर वो चुनाव लड़ेंगे, इस पर उन्होंने अभी तक स्पष्ट नहीं किया है। बिहार विधानसभा चुनाव मैंने बोला था ना बहुत पहले, तुम्हारे जीत से ज्यादा चर्चा हमारे हार की होती है। तो क्या लड़ेंगे ना भैया, जब कदम रख दे बने तो पीछे ना हटो। अच्छा, तो फिर क्या बीजेपी से शामिल होकर या समय बताएगा, अभी क्लियर नहीं बोल सकता। अब बाकी काला माटी कर ही रहा हूँ, तो बद्री झा हमको बताएंगे कि हमारा हीरो क्या करेगा क्या नहीं। इधर पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने कहा है कि आने वाले 2-4 दिनों में वो कोई ना कोई राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करेंगी और विधानसभा चुनाव जरूर लड़ेंगी। पिछले लोकसभा चुनाव में काराकाट में पति पवन सिंह के लिए उन्होंने प्रचार किया था। चुनाव हारने के बाद अभिनेता पवन सिंह ने क्षेत्र को लगभग छोड़ दिया, लेकिन उनकी पत्नी ज्योति सिंह लगातार क्षेत्र में बनी हुई हैं। उन्होंने बताया कि वे पूर्व सांसद आनंद मोहन से भी मिलकर आई हैं, उनका भी आशीर्वाद उन्हें मिला। उन्होंने कहा कि जल्द ही वह राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करेंगी और विधानसभा का चुनाव जरूर लड़ेंगी। देखिए, मैंने पहले भी बोला है कि मैं चुनाव के लिए नहीं आ रही हूँ। हर चीज़ को आप लोग चुनाव से रिलेट नहीं कर सकते हैं। मैं जो आ रही हूँ अभी यहाँ पे एक पारिवारिक माहौल जो बना है, लोगों से एक जो जुड़ाव हुई है हमारी, मैं उस नाते भी आती हूँ क्षेत्र में। और शुरू में भी जब मैं आई थी तो मैं सोच के नहीं आई थी कि मुझे चुनाव लड़ना है। एक हमारा जो पिछले लोकसभा चुनाव में जो हमारा एक बॉन्ड रहा लोगों से, बस उसलिए आती हूँ मैं। आप आनंद मोहन से मिली थी, क्या बात हुई? जी देखिए, वो हमारे बड़े हैं, अब जो कि राजनीति में आदमी जा चुका है, मतलब एंट्री ले चुका है, तो बड़ों का आशीर्वाद तो लेके आगे बढ़ना ही है। तो बस कुछ पारिवारिक मुद्दे पर बात हुई थी और ऐसे ही बस आशीर्वाद ले गए। और लगातार चर्चा है कि फिलहाल क्या कुछ मन में तो होगा, फिलहाल लोग जानना चाहते हैं
आपके जो फैंस है वो जानना चाहते हैं कि ज्योति सिंह किस विधानसभा सीट से आ रही हैं। जी थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, हो सकता है शायद नेक्स्ट टाइम मैं आपसे मिलूँ तो मैं किसी पार्टी को ज्वाइन कर चुकी हूँ, तो आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं आप लोगों के सामने वो मतलब डिस्क्लोज करती हूँ। तो मेरा भी एक कर्तव्य है कि मुझे समाज सेवा करना है, ये मेरा एक सोच है, मेरी मोटिव है। तो जिस पार्टी है मैं चुनाव करूँ, लक्ष्य यही है कि अपने लोगों के बीच में रहना है, अपने लोगों का सेवा करना है और जनता से जो इतना प्यार आशीर्वाद मिला है उसे लेके चलना है। और जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी सभी 243 सीट पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी और केवल 2025 ही नहीं बल्कि तैयारी 2029 तक की है। पीके ने किसी भी गठबंधन में शामिल होने के सवाल से साफ इनकार कर दिया। गठबंधन को लेकर मैंने पहले भी जवाब दिया है कि 243 मतलब 243, जनसुराज 242 सीट पर नहीं लड़ेगा। फिर लोग सवाल करते हैं कि अच्छा चुनाव के बाद क्या होगा, तो मैं गठबंधन को लेकर आपको बड़ा स्पष्ट बता दूं, 2025 में 243 सीट पर जनसुराज चुनाव लड़ेगी और 2029 में भी 243 सीट पर ही लड़ेंगे, अभी नहीं 2029 तक का आपको बता रहे हैं। तो फिर ये सवाल मत कीजिएगा कि चुनाव जीतने के बाद अगर कोई संभावना बन गई किधर जाइएगा, दाएं जाइएगा कि बाएं जाइएगा। जनसुराज बिहार को सुधारने का प्रयास है। बिहार चुनाव 2025 तैयारियों के बीच महागठबंधन में सिर्फ टव्वल शुरू होती दिख रही है। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने बयान दिया है कि तेजस्वी यादव तभी मुख्यमंत्री बनेंगे जब आरजेडी को अधिक सीट आएगी। उसके बाद दिल्ली आलाकमान इस पर फैसला लेगा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ये तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। को मुख्यमंत्री के तौर पे जनता करीब 41% पसंद करी और नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी घटी है, कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, हम तो कह ही रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार इस बार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। मैं कह ही रहा हूँ आप लोगों को। मंत्री तेजस्वी होंगे तो बिल्कुल, अगर उनकी सबसे पार्टी ज्यादा सीट जीतेगी तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन ये तय आदरणीय राहुल गांधी, आदरणीय खड़गे साहब, मैडम सोनिया गांधी तय करेंगी। बात लॉ एंड ऑर्डर की। पटना यूनिवर्सिटी के दरभंगा हाउस परिसर में छात्रों के दो गुटों में जमकर मारपीट हो गई। छात्रों ने बमबाजी भी की। संस्कृत विभाग के एचओडी प्रोफेसर लक्ष्मी नारायण की गाड़ी को निशाना बनाया गया, जिससे गाड़ी भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। बमबाजी का वीडियो भी सामने आया। पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि करीब 40 की संख्या में आए छात्रों मारपीट के बाद सुतली बम पटक कर भाग गए। बम की चपेट में आने से वहां लगी गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई है। तो तस्वीरें सब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर वो सीसीटीवी फुटेज जिसमें 40 की संख्या में आए लोग सुतली बम फेंककर भागते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर, उसका असर क्या हुआ है। वहां खड़ी हुई जो गाड़ियां थी वो क्षतिग्रस्त हो गई, उनके शीशे टूट गए। और दोनों तस्वीरें सब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले बिहार झारखंड आप तक पहुंचा रहा है। जमशेदपुर से बड़ी खबर मिल रही है। ट्रेन की जनरल बोगी में आग लग गई है। यात्रियों के बीच अफरा तफरी का माहौल है। बक्सर से टाटा आ रही थी ट्रेन। पुरलिया के पास ये ट्रेन रोकी गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने से जनरल बोगी जलकर खाक हो चुकी है। बक्सर से टाटा आ रही ट्रेन के जनरल बोगी में आग लगी है। यात्रियों के बीच अफरा तफरी का माहौल देखा गया। आग को देखकर यात्री एक दूसरे की बोगी में भागने लगे। पुरलिया के पास ट्रेन को रोका गया। यात्रियों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। आग लगने से जनरल बोगी पूरी तरह से खाक हो चुकी है। दो तस्वीरें समाप्त की टेलीविजन स्क्रीन पर। दूसरी तस्वीर जब आग लगी थी और पहली तस्वीर आग बुझाने के बाद की है। दोनों तस्वीरों में आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति इस ट्रेन की हुई। अब बात पटना एम्स में गड़बड़ी की जांच की। पटना एम्स में हुए सामान और मेडिकल उपकरणों की खरीद में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई कर रही है। मंगलवार को जांच टीम ने स्टेनो आशीष कुमार और हड्डी रोग के डॉक्टर प्रभात कुमार से पूछताछ की। सूत्रों के अनुसार मेडिकल उपकरण और दूसरे सामान की खरीद में गड़बड़ी को लेकर यह पूछताछ की गई। केंद्र सरकार की ओर से तय खरीद नियमों का पालन नहीं करने और बिना टेंडर के सामान के निपटारे का आरोप लगाए। सीबीआई की टीम इस मामले में जल्द ही कुछ और लोगों से पूछताछ कर सकती है।
और मोतिहारी में एक आंगनवाड़ी केंद्र पर लाभुकों का फर्जी सिग्नेचर का सामान उठा लेने का आरोप है। फर्जी सिग्नेचर का आरोप सेंटर की सेविका पर लगा है। तुरकौलिया प्रखंड के हरदिया पंचायत के सेंटर नंबर 194 पर शिकायत मिली थी कि सेंटर की सेविका फर्जी हस्ताक्षर कर लाभुकों की राशि उठा लेती है। जांच में यह आरोप सही पाया गया। गड़बड़ी को लेकर सेविका पर तो कार्रवाई की ही जाएगी, साथ ही सीडीपीओ और सुपरवाइजर से जवाब भी मांगा जाएगा। सेंटर में ऐसे आज जो पोषाहार चल रहा था, मतलब आज जो पर डे वाला स्कूल पूर्व शिक्षा वो तो चल रहा था, 32 बच्चे उपस्थित थे। लेकिन जो शिकायत के आलोक में जो जांच करने हम गए थे उसमें THR में अनियमितता है। उसमें वितरण में अनियमितता है। जैसे कुछ लोगों को दिया गया है, उनसे साइन नहीं लिया गया है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका साइन है, उनको नहीं दिया गया। इस तरह की अनियमितता पाई गई। फर्जी सिग्नेचर करके, हाँ, फर्जी सिग्नेचर भी किया गया है। और खबर मुजफ्फरपुर से, जहां मैट्रिक की परीक्षा खराब जाने से घर छोड़कर भागी 5 लड़कियों को पुलिस ने खोज लिया है। लड़कियों को प्रयागराज जंक्शन पर पकड़ा गया। लड़कियां पवन एक्सप्रेस से दिल्ली जा रही थीं। अब पुलिस लड़कियों को प्रयागराज से मुजफ्फरपुर ला रही है। सकरा के चकरावे मनियारी गांव की लड़कियों ने इसी साल मैट्रिक की परीक्षा दी है। परीक्षा ठीक नहीं जाने से लड़कियां टेंशन में थीं। प्लान बनाकर ये ट्रेन से रोजगार की तलाश में दिल्ली जा रही थी। अचानक गांव से 5 लड़कियों के गायब होने की खबर के बाद पुलिस हरकत में आई। रेल पुलिस, RPF और रेल स्टाफ के साथ मिलकर इन लड़कियों को ढूंढ निकाला गया। एक बालिग लड़की है, बाकी 4 नाबालिग लड़कियां ही थी जो घर से छुप धोके कुछ कमाने के लिए ये एक साथ दिल्ली जा रही थी। अलग अलग काम का लाइनअप कोई किया था या किसी के बारे में? नहीं, कोई किसी का कोई हाथ नहीं था। ये अपने से ही जा रही थी और परिजन बता रहे थे कि एक जो बालिग लड़की है वो कहा करती थी कि हमको नौकरी करना है, हम कहीं दिल्ली जाकर नौकरी करेंगे। और महाराष्ट्र विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी को मौजूदा विधानसभा सत्र से निलंबित कर दिया गया। अबू आजमी मुगल बादशाह औरंगजेब पर दिए अपने हालिया बयान की वजह से विवादों में थे। अबू आजमी ने मुगल बादशाह औरंगजेब की तारीफ की थी। अबू आजमी पर यह कार्रवाई औरंगजेब के बारे में उनकी टिप्पणी के खिलाफ 2 FIR दर्ज होने के बाद एक दिन बाद की गई है। दरअसल मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान अबू आजमी ने औरंगजेब को एक अच्छा प्रशासक बताया था। अबू आजमी ने कहा था कि औरंगजेब के बारे में सारा गलत इतिहास दिखाया जा रहा है। औरंगजेब बादशाह ने कई मंदिर बनवाए और वो एक क्रूर नेता नहीं था। और अबू आजमी के विधानसभा से सस्पेंड होने पर अखिलेश यादव ने विरोध जताया है और अबू आजमी के समर्थन में उतरे। अखिलेश ने पोस्ट कर कहा है कि निलंबन का आधार यदि विचारधारा से प्रभावित होने लगेगा तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और परतंत्रता में क्या अंतर रह जाएगा। हमारे विधायक हो या सांसद, उनकी बेखौफ दानिशमंदी बेमिसाल है। कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम लगा सकता है तो फिर ये उनकी नकारात्मक सोच का बचपना है। औरंगजेब विवाद में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। बजट सत्र के दौरान विधान परिषद में चर्चा में सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने औरंगजेब को आदर्श माना। एसपी को अबू आजमी को पार्टी से बाहर निकालना चाहिए। ऐसे नेता को यूपी में भेजो, इनका हम इलाज करेंगे। खंडन क्यों नहीं समाजवादी पार्टी है? समाजवादी पार्टी खंडन करे इसका। लाल बिहारी सुनिए, समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए। समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए और समाजवादी पार्टी को इसको बाहर निकाल देना चाहिए, बाहर, या यहां बुलवाइए सम्मेलन में। उत्तर प्रदेश तो ऐसे लोगों का उपचार करने में बहुत देरी नहीं करता है। दुर्भाग्य है कि इन्होंने आदर्श किसको माना है? यानी औरंगजेब को। औरंगजेब को अब ये लोग अपना आदर्श मान रहे हैं। औरंगजेब का पिता शाहजहां
अपनी जीवनी में लिखता है, अपनी आत्मकथा में लिखता है कि खुदा करे कि ऐसा कमबख्त किसी को पैदा न हो। उसने आगरा के किले में अपने बाप को कैद करके रखा, एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया। और अगर इनको औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति होती है तो ये लोग कम से कम पटना की खुदाबख्त लाइब्रेरी में जाकर के एक बार शाहजहां की ही जीवनी को पढ़ लें, देख लें, उसकी पीड़ा को देखें। हां, जिनका आचरण औरंगजेब जैसा है वे लोग तो औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति करें, लेकिन भारत को कम से कम इस पर न करें और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। और सोनमर्ग में एवलांच की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई जिसे देखकर आप देखते ही रह जाएंगे। एवलांच सोनमर्ग के सरवल इलाके में आया। तस्वीरों में दिख रहा है कि बर्फ से घिरे इलाके में कुछ लोग एक ट्रक के पास खड़े हैं। तभी अचानक बर्फ का तेज तूफान आता है, जिससे बचने के लिए वो लोग जगह ढूंढने लगते हैं। हालांकि गनीमत ये रही कि इस एवलांच से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें सम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। सामने बर्फ का तूफान यानी एवलांच की तस्वीरें और वहीं पर खड़ा हुआ एक ट्रक नजर आ रहा है। जब ये बर्फ का तूफान आया तो लोग छिपने की जगह ढूंढने लगे। हालांकि गनीमत ये रही कि इस पूरे तूफान में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ये लेकिन तस्वीरें जो कैद हुई हैं वो अपने आप में देखते ही बन रही हैं। और अमेरिका की सत्ता संभालते ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक्शन में आ गए। अमेरिकी संसद के ज्वाइंट सेशन में अपने पहले संबोधन में उन्होंने टैरिफ वॉर को नया मोड़ दे दिया, जिससे वैश्विक बाजार में हलचल मच गई। ट्रंप ने अपने भाषण में पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन पर निशाना साधते हुए गोल्ड कार्ड स्कीम, अवैध घुसपैठ और रूस यूक्रेन युद्ध जैसे हालात के मुद्दों पर खोलकर बात की। ट्रंप ने 2 अप्रैल से भारत पर जैसा को तैसा टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि भारत हमसे 100% से ज्यादा टैरिफ वसूलता है, हम भी अगले महीने से ऐसा ही करने जा रहे हैं। ट्रंप ने भाषण की शुरुआत अमेरिका इज बैक से की। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने 43 दिन में जो किया है वह कई सरकारें अपने 4 या 8 साल के कार्यकाल में नहीं कर पाई। ने कहा कि भारत साढ़े तो 100% ज्यादा टैरिफ वसूलता है, ਅਸੀਂ भी अगले महीने तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही शपथ ली और उसके बाद उनका जो पहला भाषण था उसमें कई बड़ी बातें उनकी ओर से कही गई हैं। Other countries have used tariffs against us for decades, and now it's our turn to start using them against those other countries. On average, the European Union, China, Brazil, India, Mexico, and Canada, have you heard of them? And countless other nations charge us tremendously higher tariffs than we charge them. It's very unfair. India charges us auto tariffs higher than 100%. China's average tariff on our products is twice what we charge them. And South Korea's average tariff is 4 times higher. Think of that, 4 times higher. And we give so much help militarily and in so many other ways to South Korea. But that's what happens. This is happening by friend and foe. This system is not fair to the United States and never was. And so on April 2nd, reciprocal tariffs kick in. And whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. That's reciprocal, back and forth. Whatever they tax us, we will tax them. राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने पहले भाषण टैरिफ को लेकर क्या कुछ कहा है वो भी आपको बता देते हैं। भारत हम पर 100% टैरिफ लगाता है, जो जितना टैरिफ लगाएगा उस पर उतना लगेगा। टैरिफ लगाने वालों पर टैरिफ लगाएंगे। कोरिया और भारत बहुत ज्यादा टैरिफ लगाते हैं। टैरिफ का यह सिस्टम अब नहीं चलेगा। ये तमाम बातें डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण में कही। और प्रधानमंत्री मोदी के वनतारा की सैर पर एक्टर शाहरुख खान ने तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि जानवरों को प्यार मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री की मौजूदगी इस बात की अहमियत है कि वो जानवरों को लेकर कितना प्रतिबद्ध है। वनतारा अनंत की प्रतिबद्धता का नतीजा है।
और क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने वनतारा को लेकर अनंत अंबानी की तारीफ की। प्रधानमंत्री के वनतारा दौरे को लेकर उनके एक्स पोस्ट को रिट्वीट करते हुए सचिन तेंदुलकर ने लिखा, मैं खुद वनतारा गया हूं। वनतारा में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महसूस किया वही मैंने भी महसूस किया। वन्यजीव संरक्षण के प्रति अनंत अंबानी और उनकी टीम का जुनून और प्रतिबद्धता सराहनीय है। मैं इस खूबसूरत जगह पर दोबारा आने के लिए उत्सुक हूं। और अब बात कारोबार की। शेयर बाजार में आज बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 740 अंक चढ़कर 73,730 के स्तर पर पहुंच गया। निफ्टी में 254 अंक की तेजी रही, ये 22,337 के स्तर पर बंद हुई। मेटल और सरकारी बैंकों के शेयर में सबसे ज्यादा तेजी रही। निफ्टी का मेटल इंडेक्स 4.04% चढ़कर बंद हुआ है। सरकारी बैंक के इंडेक्स में 3%, मीडिया में 3.14%, ऑटो में 2.60%, आईटी में 2.13% की तेजी रही। रियल्टी इंडेक्स 2.32 चढ़कर बंद हुआ है। हेल्थ केयर और फार्मा इंडेक्स करीब 1.5% चढ़े हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।